हेलो एवरीवन, मेरा पहला टॉपिक है एमपीसी। इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इंग्लिश का नाम, इसका हिंदी नाम है मौद्रिक नीति समिति। तो इसका जो गठन है आरबीआई अधिनियम 1934 में जो है संशोधन किया गया और उसके संशोधन करके उसकी एक धारा 45 जेड पी के अंतर्गत जो है एमपीसी जैसे 6 सदस्यों वाली जो है समिति का गठन किया गया, गठन करने का प्रावधान किया गया। तो इसका गठन है, एमपीसी का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और यह समिति मुद्रास्फीति दर एंड आर्थिक समृद्धि दर को जो है प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत जो ब्याज दरें होती हैं उसका निर्धारण करने का कार्य करती है। तो ब्याज दरों का निर्धारण करने का कार्य एमपीसी करती है और उसको मेंटेन रखने का कार्य जो है ये करती है। तो एमपीसी के कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला इसका उद्देश्य है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा करने में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बनाए रखने का कार्य करती है। बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी जो समीक्षा करने का कार्य जो कि आरबीआई करता है, लेकिन उसको मेंटेन रखने का, उसमें जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता बनी रहे, ये करने का कार्य जो एमपीसी करने का उद्देश्य एमपीसी का होता है। दूसरा इसका उद्देश्य ये होता है कि मुद्रास्फीति दर को जो है उसके निर्धारित लक्ष्य, मतलब जैसे मैंने बताया था, हर 5 वर्ष में एक बार जो है सरकार एंड आरबीआई दोनों मिलकर जो है मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उस लक्ष्य के अनुरूप ही मुद्रास्फीति को बनाए रखना, ये करने का कार्य एमपीसी करती है। ये उद्देश्य जो एमपीसी का होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है एमपीसी का होता है। एमपीसी की कार्यप्रणाली क्या होते हैं? एमपीसी का कार्यप्रणाली ये है कि समिति में जो कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 आरबीआई और तथा 3 जो है सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं। तो इसमें जो है 3 आरबीआई की तरफ से और 3 सरकार की तरफ से। तो आरबीआई के जो है आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में इसमें एक गवर्नर होता है, एक उप गवर्नर एंड एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त जो है एक अधिकारी होता है। तो ये जो 3 सदस्य होते हैं ये आरबीआई की तरफ से जो है इसमें शामिल होते हैं एमपीसी में, और 3 जो सदस्य होते हैं वो सरकार की तरफ से। तो वो जो 3 सदस्य सरकार की तरफ से इसमें शामिल होते हैं, इसके बैठक में शामिल होते हैं, इसमें सदस्यता निभाते हैं, वो भी तीनों व्यक्ति अर्थशास्त्री होते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में जो है वे एक अर्थशास्त्री एंड ज्ञाता होते हैं। तो इस प्रकार जो 6 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शामिल होते हैं और जो इसकी बैठकें होती हैं, समिति की बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है, तथा समिति में जो निर्णय होते हैं, समिति का जो निर्णय होता है वो जो है एक बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो बहुमत के आधार पर जो है समिति का निर्णय लिया जाता है, समिति के निर्धारण किया जाता है बहुमत के आधार पर। एंड समिति का जो 1 वर्ष में जो है न्यूनतम 4 बैठकें का होना अनिवार्य होता है। 1 वर्ष में 4 बैठक होता है एमपीसी का और ये करना अनिवार्य होता है। और प्रत्येक बैठक में जो है, प्रत्येक बैठक के कोरे में 4 सदस्यों को होना अनिवार्य होता है। मतलब 4 सदस्य होने ही चाहिए, चाहे वो 3 सदस्य आरबीआई के हों, एक सरकार की तरफ से सदस्य हो, मतलब 4 सदस्यों का एक बैठक में होना ही, उपस्थित होना जरूरी होता है। और एमपीसी के जो है प्रत्येक सदस्य के पास जो 1 वोट देने का अधिकार होता है, 1 वोट होता है। और जब वोट की स्थिति समान हो जाती है, मतलब जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें 2 पक्ष बन जाते हैं, कोई इसमें सहमति का पक्ष होता है, कोई असहमति का। जब वोटिंग की प्रक्रिया होती है, तो जब वोट दोनों मामलों में समान हो जाते हैं, तो उस स्थिति में गवर्नर के पास ये अधिकार होता है, शक्ति होती है कि वो एक निर्णायक वोट दे, जिससे जो है निर्णायक वोट देने का अधिकार जो है गवर्नर के पास होता है। तो समिति के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके जो है उनको जो तर्क सहित जो है 14 दिनों के अंदर जो है सार्वजनिक कर दिया जाता है। तो कोई भी निर्णय लिया जाता है तो 14 दिन का समय दिया जाता है, फिर उसे तर्क वितर्क किया जाता है सरकार द्वारा, फिर उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है 14 दिनों के अंदर। तो समिति जो है प्रत्येक 6 महीने में जो है एक बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें जो भविष्य में मुद्रास्फीति की दर क्या रहने वाली है, क्या उसकी स्थिति रहने वाली है, इसके बारे में जो है इस रिपोर्ट मौद्रिक समिति रिपोर्ट में जो है इसकी गणना होती है। तो यह हर वर्ष जो है मौद्रिक नीति एमपीसी के द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।
अब हम पढ़ेंगे आधार दर, बेस रेट क्या होता है। तो जो बेस रेट होता है, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये जिस दर पर, जिस ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं, हम उसी को बेस रेट कहते हैं। तो ये जो बैंक होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं, ये जो है बेस रेट से कम रेट पर जो है किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो है क्योंकि ये उनका जो है एक रेट ब्याज दर होता है, जिससे वो कम दर पर जो है किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते हैं। तो जो है बेस रेट का निर्धारण करने का अधिकार जो है स्वयं बैंक को होता है। तो बेस रेट जो है इसीलिए बेस रेट जो है सभी बैंकों का जो है अलग अलग होता है, क्योंकि जो इसका निर्धारण करने का अधिकार स्वयं बैंक को होता है। तो सभी बैंक जो अपने लाभ के अनुसार जो है बेस रेट का निर्धारण करते हैं। तो इसी प्रकार एक जो प्राथमिकता उधारी दर होता है। प्राथमिकता उधारी दर में जो है बैंकों को ये पता रहता है कि कौन ग्राहक जो है सही समय पर जो ऋण चुका देगा। तो कुछ विश्वास पात्र जो है ग्राहक होते हैं बैंकों के, तो वो जो है उनके लिए एक अलग ब्याज दर होता है, उसे हम प्राथमिकता उधारी दर कहते हैं। तो वो उन ग्राहकों के लिए जो है अलग ब्याज दर पर जो है ऋण देता है, तो हम उसको प्राथमिकता उधारी दर कहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है वो है मौद्रिक संचरण की समस्या। मौद्रिक संचरण की समस्या क्या होती है? तो जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था होती है, जो हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है, इसमें मौद्रिक संचरण का उचित ढंग से जो है क्रियान्वयन ना हो पाने के कारण जो है ग्राहकों को इसका उचित रूप से लाभ नहीं मिल पाता है। ग्राहकों को मौद्रिक नीति का जो सस्ती मौद्रिक नीति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो बैंक होते हैं, जब सस्ती मौद्रिक नीति की स्थिति आती है तो बैंक जो है उस नीति के अनुसार जो अपने बेस रेट में परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस वे ब्याज दर पर ग्राहकों को ऋण देते हैं, उसमें सस्ती मौद्रिक नीति की स्थिति में वे अपने जो है रेट में ब्याज दर में परिवर्तन नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप जो ग्राहक होते हैं वे जो है सस्ती मौद्रिक नीति के लाभ से जो है वंचित रह जाते हैं, और वे जो है उसी रेट पर जो है ऋण लेते हैं। तो इस समस्या का उपाय करने के लिए RBI ने जो है बेस रेट के निर्धारण के लिए जो है एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसे हम MCLR कहते हैं। तो क्योंकि ये मौद्रिक संचरण की जो समस्या थी, ये काफ़ी गंभीर समस्या थी, जिससे समाज पर जो है इसका काफ़ी जो है गलत प्रभाव हमें देखने को मिलता। तो इसी प्रकार जो है MCLR का निर्धारण किया गया। MCLR जिसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट कहते हैं। तो MCLR जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है बैंकों को अपनी उधार देने जो बेस रेट है उसका निर्धारण करने में जो है सीमांत लागत को भी शामिल करना होगा, और बैंकों को MCLR का निर्धारण जो है हर जो है मासिक आधार पर जो है इसका निर्धारण किया जाएगा MCLR का। तो इसमें ये कहा गया है कि बैंकों को अपने बेस रेट का निर्धारण जो है कई बाहरी गतिविधियों के साथ भी करना होगा, जैसे कि फंड की सीमांत लागत क्या है, पैसे की जो है सीमांत लागत क्या है, इसके आधार पर किया जा सकता है, या फिर उस जो CRR की स्थिति क्या है, कैश रिजर्व रेशियो की मात्रा अगर कम है, RBI द्वारा कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में बैंकों को भी अपने बेस रेट में परिवर्तन करना चाहिए। तो ये जो है MCLR का निर्धारण किया गया है कि ताकि जो है बैंक जो है अपने बेस रेट में जो है कुछ सार्वजनिक तौर पर जो इसमें परिवर्तन कर सकें। तो इसलिए जो है मौद्रिक संचरण की इस समस्या को जो है कम करने के लिए मौद्रिक संचरण की समस्या को कम करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि ग्राहकों को जो है मौद्रिक नीति का जो है लाभ जो है एक पारदर्शी तरीके से एंड जवाबदेही ढंग से जो उनको इसका लाभ मिल सके, सस्ती मौद्रिक नीति का। मैंने बताया था कि मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है, एक कठोर मौद्रिक नीति होती है। तो जब सस्ती मौद्रिक नीति की स्थिति आती है, जब RBI द्वारा ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है, तो उस स्थिति में बैंक जो है अपने ब्याज दरों में कमी नहीं करते हैं, जिससे ग्राहकों को जो इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ग्राहक भी अभी भी उतने ही ब्याज दर पर जो है ऋण चुका रहे होते हैं। तो इस प्रकार जो है नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में ये है
ये है कि MCLR का MCLR का भी उचित ढंग से निर्धारण ना हो पाने के कारण जो है मौलिक संरक्षण की जो समस्या थी वो अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि MCLR भी एक उचित नियम कानून सिद्ध नहीं हो पाया। तो इस संदर्भ में डॉक्टर जनक राज्य समिति की अध्यक्षता में जो एक जो रिपोर्ट, एक जो सिफारिश प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति ने जो है बैंकों की उधारी दर को जो है बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने के लिए सिफारिश की। तो इस सिफारिश के आधार अनुसार जो है बेस रेट को जो है इस समिति ने कहा कि बेस रेट को जो है बैंकों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना चाहिए, और इसके लिए उसने निम्नलिखित सिफारिशें की। जैसे उसने बताया कि उस बैंकों को जो निम्नलिखित माध्यमों से जो अपने बेस रेट को संशोधित करना चाहिए बाहरी बेंचमार्क से। जैसे पहला है कि उनको अपने बेस रेट को जो है रेपो रेट से लिंक करना चाहिए। दूसरा है 30 दिन के हुए ट्रेजरी बिल के परिणाम से। दूसरा है ट्रेजरी बिल के जो 6 महीने में हुए परिणाम से, या फिर जो है वो FBIL द्वारा निर्धारित जो है बेस रेट के परिणाम से जो है अपने। तो इस समिति की सिफारिश के बाद जो है कई बैंकों ने जो है, सभी बैंकों ने मतलब लगभग बहुत सारे बैंकों ने अपने बेस रेट को जो है रेपो रेट से लिंक कर लिया, जिससे कि बहुत हद तक जो है बैंकों ने अपने बेस रेट का निर्धारण बाहरी बेंचमार्क से करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है रेपो लिंक लैंडिंग रेट। तो आरबीआई ने 2019 में सभी बैंकों को जो है फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत ऋण, खुदरा दर तथा MSME क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों को जो बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। तो इस आधार पर इस कैटेगरी में आने वाले ऋणों के लिए जो है आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों को अपने बेस रेट को जो है बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य है, अगर इस प्रकार के वे ऋण दे रहे हैं तो अतः अधिकांश बैंकों ने अपने बेस रेट को जो रेपो रेट से लिंक कर लिया, जिसे तिमाही आधार पर जो है संशोधित किया जाएगा, बदला जाएगा। इसका उद्देश्य जो मौद्रिक संचरण की जो समस्या है, उसकी प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता लाना था, ताकि ग्राहकों को जो है उचित लाभ मिल सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? तो वह संस्था जो जनता को ऋण देने, वो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा जनता को निवेश एवं उपभोग व्यय के लिए उन्हें ऋण देती है, तो हम उसी को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक को ही हम बैंकिंग व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि जो है बैंकिंग का वाणिज्यिक बैंक जो है साख सृजन करते हैं। साख सृजन के माध्यम से वे जो है लाभ अर्जित करते हैं। साख सृजन कहने का अर्थ जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और उनको ऋण देते हैं, तो उनका जो साख सृजन होता है, उनके पास जो धन आता है, उनके पास पूंजी की मात्रा बढ़ती है, तो इसी से जो है बैंक जो है अधिक मात्रा में लाभ अर्जित करते हैं। तो नेक्स्ट है बैंकिंग के प्रकार। तो बैंकिंग जो है 5 प्रकार का होता है। पहला जो होता है कोर बैंकिंग होता है, दूसरा लीड बैंकिंग एंड तीसरा जो होता है शैडो बैंकिंग, चौथा विकास बैंकिंग एंड पांचवा यूनिवर्सल बैंकिंग। तो ये 5 प्रकार के बैंकिंग होते हैं। पहला जो कोर बैंकिंग है, कोर बैंकिंग का जो शाखाएं होती हैं, इसकी जो शाखाएं होती हैं पूर्ण रूप से इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, और कोर बैंकिंग में जो ग्राहक की इसके किसी भी शाखा से जो है बैंकिंग की सुविधा प्राप्त कर सकता है, बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकता है कोर बैंकिंग में। दूसरा है लीड बैंकिंग। लीड बैंकिंग भी ये होता है कि लीड बैंकिंग में सभी जो बैंक होते हैं सम्मिलित रूप से इकट्ठा होकर जो है आपसी सामंजस्य की भावना से जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की ओर जो है बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, वित्तीय समावेशन में का विकास करने का की ओर अग्रसर होते हैं। तो लीड बैंकिंग में जो है आरबीआई किसी भी एक बैंक को जो लीड बैंक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त कर देता है। तो वही जो लीड बैंक जो होता है सभी बैंकों पर जो नज़र रखता है और बैंकिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें जवाबदेहिता लाने का जो है प्रयास करता है। तो इस प्रकार जो है बैंकिंग प्रक्रिया में जवाबदेहिता एंड पारदर्शिता लाने का कार्य जो है लीड बैंकिंग का होता है। और बैंकिंग क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या आ जाती है बैंकों को, तो वो उनका ये कर्तव्य होता है कि वे पहले लीड बैंक को जो है उसकी सूचना प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार जो लीड बैंक की नियुक्ति जो है आरबीआई द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है
शैडो बैंकिंग, जो शैडो बैंकिंग है यह बैंकिंग प्रक्रिया में बैंकिंग प्रक्रिया का जो है का लाभ तो देता है, बैंकिंग प्रक्रिया में जो है लाभ देता है, परंतु जो है ये जो बैंक नहीं होता है, इसको जो है बैंक की मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए जो है इसलिए हम इसको शैडो बैंकिंग कहते हैं, क्योंकि जो है यह ग्राहकों को ऋण की सुविधा तो देता है, एक बैंक की तरह जो है ग्राहकों को लाभ पहुंचाता है, ग्राहकों के विकास करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन जो है हम इसको लेकिन हम इसको लेकिन हम इसको जो है बैंक की मान्यता प्राप्त इसे नहीं होती है, इसीलिए हम इसको शैडो बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है विकास बैंकिंग। विकास बैंकों का कार्य यह होता है कि ये जो है सम्मिलित रूप से विकास बैंकिंग का कार्य ये किसी क्षेत्र विशेष में, कोई क्षेत्र विशेष में जो है को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, और ये उस क्षेत्र में जो है संगठित बाजार को बढ़ावा देने पर जो अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मैंने बताया था संगठित बाजार, जैसे कि हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था संगठित बाजार है, क्योंकि इसमें एक निश्चित नियम प्रक्रिया होती है। तो जो असंगठित बाजार है हमारी मुद्रा बाजार का जो संगठित बाजार है, इसको अधिक ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में बिठाने का कार्य एंड उसको विकसित करने का जो कार्य होता है, ये विकास बैंकों का होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग। तो जो यूनिवर्सल बैंकिंग होते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग में इसमें जो है बैंकिंग जो होता है, इसमें लोगों के दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है इसमें बैंकिंग का लाभ पहुंचाया जाता है। दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है ऋण दिया जाता है, तो हम उसी को यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। तो लोगों के ग्राहकों के दैनिक कार्य को पूरा करने में सहायक के रूप में जो बैंक होते हैं वे जो है यूनिवर्सल बैंकिंग के रूप में जो है कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विकास बैंकिंग। जो मैंने बताया था, विकास बैंकिंग के जो प्रकार हैं, पहला है कृषि विकास। कृषि विकास में नाबार्ड आ जाता है। नाबार्ड का जो कार्य होता है वो कृषि विकास से संबंधित विकास करना होता है। दूसरा होता है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में SNBI आ जाता है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने का कार्य करता है बैंक के रूप में। नेक्स्ट है आवासीय बैंक। आवासीय बैंक में जो NHB आ जाता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो NHB जो है ये आवासीय क्षेत्र में जो है विकास बैंकिंग का कार्य करता है। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विकास बैंक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक के कार्य दो प्रकार के होते हैं। पहला तो इसका प्राथमिक कार्य होता है, दूसरा द्वितीय कार्य होता है। प्राथमिक कार्य में जो है ये जमा स्वीकार करता है एंड ऋण देता है। तो ये जमा दो प्रकार का स्वीकार करता है। पहला तो होता है डिमांड ड्राफ्ट एंड दूसरा जो होता है ट्रेड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट कहने का अर्थ है मेरा, डिमांड ड्राफ्ट में ग्राहक जो है जब चाहे तब जो अपने पैसे मांग सकते हैं, जब चाहे तब अपने पैसे निकाल सकते हैं, इसी को डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। ट्रेड ड्राफ्ट में जो है एक समय दिया जाता है, जिस समय पर जो है ग्राहकों को पैसे निकालने होते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट में जो है सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, दो प्रकार के अकाउंटों का जो पैसा जमा किया जाता है। और इसका प्राथमिक कार्य में जो ऋण देता है, ऋण देने का कार्य जो होता है ये अल्प अवधि वाले ऋण देता है, दीर्घ अवधि वाले ऋण देता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है एंड जो है कॉस्ट क्रेडिट देता है। तो ये चार प्रकार की ऋण जो होता है वाणिज्यिक बैंक देता है। तो पहला जो होता है ओवरड्राफ्ट जो है, यह जो है एक अनिश्चित ऋण की स्थिति होती है, यह निश्चित नहीं होती है, क्योंकि जो है इसमें ऋण का जो आधार होता है ग्राहकों के वित्तीय परिसंपत्तियों को बनाया जाता है। ग्राहकों की जो वित्तीय परिसंपत्ति है, जैसे उनके पैसे, उनके प्रॉपर्टी, सोना, इन सबको जो है गिरवी रख कर जो है ग्राहकों को ऋण दिया जाता है। तो इसी को हम जो है ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और दूसरा जो है कॉस्ट क्रेडिट। कॉस्ट क्रेडिट में जो है ग्राहकों की कॉस्ट क्रेडिट में ग्राहकों की वर्तमान जो भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके आधार पर ऋण दिया जाता है। भौतिक परिसंपत्ति जैसे कि किसी ग्राहक के पास जो है कार है या फिर बाइक है, तो वो जो है बाइक और कार के आधार पर जो है बैंकों से ऋण ले सकता है। तो अगर ऋणी को जो है उस व्यवसाय से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं, जैसे कार का जो दस्तावेज होता है, कार से संबंधित उसके जो बैलेंस शीट होते हैं,
उसके जो दस्तावेज होते हैं उसको प्रस्तुत करना होता है, जिस आधार पर बैंक जो उसको ऋण देता है। अगर वह ऋण नहीं चुका पाता है तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि उसके जो भौतिक परिसंपत्ति है उसको जब्त कर ले। तो ये रहा वाणिज्यिक बैंकिंग के प्राथमिक कार्य। द्वितीय कार्य में उसका होता है शेयर जारी करना, बिल एंड ट्रांजैक्शन। तो ये जो है उसके द्वितीय कार्य में आते हैं, जो कि नॉर्मली जो है सभी बैंकों के पास जो होता है। नेक्स्ट है बैंक। तो भारत में जो है बैंक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है अनुसूचित बैंक होता है, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक भी दो प्रकार के होते हैं। अनुसूचित बैंक दो प्रकार के, वाणिज्यिक बैंक एंड सहकारी बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक एंड विदेशी बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंक, SBI एंड अन्य आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है बैंकों की संरचना होती है। बैंक दो प्रकार के होते हैं, गैर अनुसूचित एंड अनुसूचित। अनुसूचित में दो प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक एंड सहकारी। वाणिज्यिक में तीन होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में विदेशी। सार्वजनिक क्षेत्र में तीन होते हैं, राष्ट्रीयकृत, SBI एंड अन्य। तो जो अनुसूचित बैंक होते हैं इनको जो है वे सभी बैंक जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं और सूचीबद्ध होने वाले बैंक होते हैं वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और इन बैंकों को जो है RBI के नियमों का जो है पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है? तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया में सरकार जो है बैंकों से बैंकों के जो निजी क्षेत्र का जो फंड होता है, निजी क्षेत्र की जो पूंजी होती है उसको हटा देता है और खुद जो है उसमें पूंजी का निवेश करता है। तो इस प्रकार जो है इसका करने का उद्देश्य ये होता है कि बैंकिंग व्यवस्था में सरकार की भूमिका को बढ़ाना। बैंकिंग व्यवस्था में जो है सरकार की जो है भूमिका में वृद्धि करना होता है। तो इस प्रकार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के जो कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जिन कारणों के आधार पर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसका पहला जो कारण होता है ये होता है कि बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की भूमिका को बढ़ाने का यानी वृद्धि करने का उद्देश्य होता है। वृद्धि करने के उद्देश्य के कारण जो है इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। दूसरा है आर्थिक क्रियाओं में जो है समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना। मैंने बताया था कि समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी में मैंने बताया था। तो उसी समाजवादी विचारधाराओं को जो है आर्थिक क्रियाओं में शामिल करने का के उद्देश्य से। तीसरा है तो कृषि क्षेत्र में जो है निवेश करने के माध्यम से हरित क्रांति के लागू करने के लिए जो अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। चौथा होता है वित्तीय समावेशन का विस्तार करना। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि जो है बैंकिंग प्रक्रिया में जो है सरकार की भूमिका में अधिक वृद्धि की जा सके। तो इस प्रकार जो है नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं? तो इन बैंकों को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 द्वारा जो है की गई थी इनकी स्थापना इस अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम में जो इनकी संरक्षण, नियमन और इनकी समाप्ति संबंधी सभी दिशा निर्देश जो है लागू किए गए हैं। तो ये जो बैंक होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये वाणिज्यिक बैंकों से अलग होते हैं क्योंकि ये जो बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंकों की तरह केवल लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि जो है इनका उद्देश्य जो है साख सुविधाओं के माध्यम से, साख सृजन के सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने का इनका उद्देश्य होता है, ताकि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से साख का सृजन करते हैं, अपने पास पूंजी का बढ़ावा देते हैं, तो उस साख सृजन सुविधा के माध्यम से ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने का कार्य करते हैं, ना कि केवल वाणिज्यिक बैंक की तरह अपने लाभ पर ध्यान देते हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में देखे जाते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना कैसी होती है? तो किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो है निम्नलिखित 3 संस्थाओं को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित 3 संस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। पहला तो होता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की भूमिका इसमें 50% की होती है।
दूसरा राज्य सरकार की भूमिका इसमें 15% की होती है। एंड एक प्रायोजक बैंक होता है जिसकी भूमिका 35% होती है। तो इस प्रकार प्रायोजक बैंक का मुख्य कार्य जो होता है आरआरबी के भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होता है। आरआरबी के कर्मचारियों को, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण देना होता है। और आरआरबी के जो है प्रबंधकीय एंड जो है वित्तीय सहायता के लिए, जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जब उनको वित्तीय सहायता की पूंजी की जरूरत पड़ती है तो एक निश्चित राशि का निवेश करने का भी कार्य प्रायोजक बैंक करता है। तो इस प्रकार जो है आरआरबी के प्रबंधन करने में एंड जो है इसके वित्तीय एंड पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रायोजक बैंक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए जो है राज्य सरकार से भी अधिक भूमिका जो है इसमें प्रायोजक बैंक की होती है, क्योंकि जो है ये आरआरबी के जो है उसकी संरचना, उसके जो है उसकी स्थिति को सुधारने में जो है प्रायोजक बैंक की भूमिका होती है, अधिक होती है, राज्य सरकार से अधिक होती है। तो इस प्रकार जो है आरआरबी की चुनौतियाँ भी होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पहली चुनौती ये है कि इसमें जो है अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप होता है, और अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप होने की वजह से जो है ये अपने ढंग से विकसित नहीं हो पाता है। तो दूसरा ये होता है इसमें पूंजी का अभाव देखा जाता है, इसमें पूंजी की कमी होती है। तो और दूसरा है कि इसमें जो है इसमें प्रबंधकीय क्षमता की भी कमी होती है, क्योंकि सरकार जो इसमें इसकी प्रबंधकीय क्षमता पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, ध्यान नहीं देती है कि इनकी जो प्रबंधन की जो क्षमता है इन बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, उनमें सुधार हो सके। तो इसलिए 3 प्रकार की चुनौतियाँ जो है इन बैंकों को झेलना पड़ता है। पहला तो होता है सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है इसमें। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए नाबार्ड के परामर्श से जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो है एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालन लागत में कमी करके उनकी दक्षता में सुधार करना था। तो इसीलिए जो अगर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण किया जाए तो सभी बैंक जो एक साथ मिलकर जो अपनी इन चुनौतियों का समाधान कर पाएंगे। तो इसलिए नाबार्ड ने कहा कि पहले इन बैंकों का एकीकरण किया जाए, तभी इन बैंकों की इन चुनौतियों से उभरने में सहायता मिल पाएगी। तो इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सहकारी बैंक है। तो यह ऐसी समितियां होती हैं, सहकारी बैंक एक प्रकार की समिति होती है। सहकारी बैंक ऐसी समितियां होती है जिनका मुख्य व्यवसाय जो होता है वह कृषि क्षेत्र में जो बैंकिंग व्यवस्था का सृजन करना होता है। तो इनका मुख्य व्यवसाय बैंकिंग कार्य का ही होता है, सहकारी बैंक जैसी समितियों का। और इन समितियों पर जो है इनके सदस्यों का ही स्वामित्व होता है, इनके सदस्यों का ही पूर्ण अधिकार होता है। अर्थात ये समितियाँ जो है इन समितियों के जो सदस्य होते हैं वही इन्हें जो है नियंत्रित एंड प्रबंधित करने का कार्य करते हैं। तो प्रत्येक सहकारी समितियों में जो है कुछ निश्चित मात्रा में 15 से 20 तक जो है सदस्य शामिल होते हैं, जो कि इन समितियों को नियंत्रित एंड जो है प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं एंड कार्य करते हैं। तो सहकारी बैंकों की यह जो है मान्यता है कि अगर सहकारी बैंक ये मानते हैं कि जब तक सामूहिक विकास नहीं किया जाएगा, सामूहिक विकास को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तब तक देश के आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इसकी मान्यता है कि पहले सामूहिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तब जाके आर्थिक विकास हो पाएगा। तो इन बैंकों की स्थापना जो है कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो है विकास को बढ़ावा देने हेतु की गई, ताकि जो है जो पिछड़े हमारे देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद होते हैं, उन क्षेत्रों में जो है ये बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर जो लोगों को आर्थिक विकास का जो स्थिति है उसमें जो है शामिल कर पाएँ। तो इस विकास की स्थिति से क्षेत्रीय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जो है सहकारी समितियों का गठन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है, जो हमारे बैंकिंग जो होता है वह संघ सूची में शामिल होता है। और दूसरा राज्य सूची में सहकारी बैंकों के नियमन, उनकी समाप्ति एंड प्रबंधन की जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो इस प्रकार ये दोनों
जो सहकारी बैंक होता है वो जो बैंकिंग का भी कार्य करता है, जो कि केंद्र सरकार के अधिकार में होता है, और इसके जो है नियमन एंड निगमीकरण का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो इस प्रकार जो है सहकारी बैंक में जो है दोहरा नियमन की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार की भूमिका दोनों की होती है। और दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य करने वाली जो है सहकारी समितियों का जो गठन होता है बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जो है किया जाता है। क्योंकि जो एक कभी कभी जो है दो या दो से अधिक राज्यों में भी सहकारी समितियाँ देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए जो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया जाता है। इसी प्रकार वर्ष 1965 से 66 में जो है बैंकिंग अधिनियम तो 1900 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करके आरबीआई ने जो है सहकारी बैंकों के नियमन संबंधी जो कुछ शक्तियाँ होती हैं उसके नियमन एंड गठन संबंधी कुछ शक्तियाँ जो है आरबीआई को प्रदान की गई। तो इसमें जो है दोहरा नियमन की समस्या फिर भी बनी रही, क्योंकि सरकार जो है कुछ शक्तियाँ तो आरबीआई को दे दी, जो कि सहकारी बैंकों के जो नियमन से संबंधित जो शक्तियाँ थी वो तो आरबीआई को दे दी, लेकिन जो है फिर भी जो है इसमें जो है इसके नियमन में जो है दोहरे नियमन की जो समस्या है वो बनी रही। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका अधिक होने लगी और राज्य सरकार के हस्तक्षेप होता रहा। तो इस प्रकार जो हम अब सहकारी बैंक एंड वाणिज्यिक बैंक में अंतर देखेंगे। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक एंड सहकारी बैंक, तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं इनका जो गठन होता है, इनकी स्थापना होती है वो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जो है बैंकिंग कंपनी के रूप में जो है वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना की गई एंड इनका पंजीकरण जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है किया जाता है। इनका पंजीकरण ROC के पास किया जाता है एंड बैंकिंग कार्य किए जाने के कारण जो है, क्योंकि जो वाणिज्यिक बैंक जो है पूरी तरह बैंकिंग का कार्य करते हैं, तो इसीलिए जो है किए जाने के कारण इनको जो है CRR एंड SLR रखना अनिवार्य होता है। मैंने बताया था एंड ये जो है बैंकिंग कार्य करते हैं, इसीलिए जो है इनका जो नियमन होता है आरबीआई द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है, इसीलिए वाणिज्यिक बैंकों का जो नियमन करने का कार्य आरबीआई करता है। और इन बैंकों का जो मुख्य लाभ होता है वो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का होता है। तो इनकी जो शाखाएं होती हैं वो पूरे देश में स्थित हो सकती हैं वाणिज्यिक बैंकों की, क्योंकि हमारे देश के जो अलग अलग क्षेत्रों में हर तरह के बैंक उपस्थित हैं। तो इस प्रकार वाणिज्यिक बैंक भी जो है देश के कहीं भी मतलब किसी भी क्षेत्र में जो है वो अलग अलग क्षेत्र में उपस्थित हो सकता है वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट जो है वह सहकारी बैंक है। सहकारी बैंकों की स्थापना जो है सहकारी समिति के रूप में जो है राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, ना कि इसका कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। और इनका पंजीकरण जो है रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। तो पंजीकरण वहाँ पे किया जाता है ROCB के द्वारा एंड इनका जो नियमन होता है इनका नियमन करने का अधिकार आंशिक रूप से आरबीआई के द्वारा किया जाता है तथा आंशिक रूप से जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो मैंने बताया था कि इसकी निगमीकरण करने का कार्य राज्य सरकार को होता है और कुछ अधिकार जो है आरबीआई को भी दे दिए गए हैं। तो ये दोनों आंशिक रूप से जो ये दोनों इसके नियमन करने का कार्य करते हैं। इसकी स्थापना जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास इसकी जो स्थापना है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो है साख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, ताकि जो हमारे देश के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं कृषि ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो है ये साख सुविधाएं उपलब्ध कर सकें सहकारी बैंक। और सामान्यतः इनकी जो शाखाएं होती हैं सामान्यतः एक ही राज्य में हमें देखने को मिलती हैं। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो या दो से अधिक राज्यों में भी सहकारी समितियों को गठन करने की स्थिति आ जाती है। तो उस स्थिति में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत इसका दो या दो से अधिक राज्यों में भी गठन हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो है इसका एक राज्य में ही शाखाएं देखने को मिलती हैं। तो जो सहकारी बैंक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ग्रामीण सहकारी बैंक होता है, दूसरा शहरी सहकारी बैंक होते हैं। तो ग्रामीण सहकारी बैंक जो है एक ग्रामीण सहकारी बैंक एंड शहरी सहकारी बैंक। तो शहरी सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। एंड ग्रामीण सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, अल्पावधि एंड दीर्घावधि। तो जो अल्प अवधि वाले होते हैं ये अल्प अवधि वाले में राज्य सहकारी बैंक आ जाते हैं एंड जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एंड जो प्राथमिक कृषि साख समितियाँ।
तो राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एंड प्राथमिक कृषि साख समितियां जो होती हैं वो अल्प अवधि वाले जो है सहकारी बैंक में, ग्रामीण सहकारी बैंक में आ जाती हैं। दीर्घ अवधि वाले ग्रामीण सहकारी बैंक में जो है राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एंड प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये दो प्रकार के राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एंड जो प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो ये दो प्रकार के जो दीर्घ अवधि वाले ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है सहकारी बैंकों की संरचना है। इस प्रकार जो है ये ग्रामीण बैंकों की पूरी संरचना होती है। तो जो सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंकों की समस्याएं होती हैं, जैसे कि इनमें दोहरे नियमन की समस्या देखने को मिलती है। दोहरा नियमन कहने का अर्थ है इसमें राज्य सरकार के द्वारा इसका पंजीकरण किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, ऑडिट किया जाता है एंड समाप्ति किया जाता है। तो ये जो है इसमें राज्य सरकार ये करता है एंड आरबीआई के द्वारा जो है इसमें बैंकिंग लाइसेंस एवं जो है बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है एंड ऋण नीति को तय किया जाता है कि किस ब्याज दर के आधार पर जो है ये जो है ग्राहकों को ऋण देगा। तो ये जो है इसमें दोहरे नियमन की समस्या बनी रहती है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार, आरबीआई एंड केंद्र सरकार सभी मिलकर जो है सम्मिलित रूप से, आरबीआई को हो या फिर केंद्र सरकार, ये दोनों एक ही हैं। तो इसमें दोहरे नियमन की समस्या देखने को मिलती है। एंड दूसरा जो होता है इसमें अपारदर्शी शासन नीति के कारण जो है इसमें अनियमितता में वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का अभाव होता है। एंड ये जो है तकनीक की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, तकनीक को स्वीकार करने में काफ़ी धीमे होते हैं, क्योंकि जो इनके पास उस पर्याप्त मात्रा में उस पूंजी नहीं होती है, जिससे कि जो है अधिक आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके जो है अपनी संरचना में वृद्धि कर सकें, अपनी संरचना को और अधिक मजबूत बना सकें। तो इस प्रकार जो पेशेवर प्रबंधन में कमी देखने को मिलती है। तो ये कुछ समस्याएं जो होती हैं सहकारी बैंकों में हमें देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट है सहकारी बैंकों में सुधार। तो सहकारी बैंकों में सुधार, जैसे कि शहरी सहकारी बैंकों को जो प्रभावी नियमन करने के लिए गठित किया गया उच्च स्तरीय समिति द्वारा गठन किया गया, और इसके सुझाव के आधार पर, इस उच्च स्तरीय समिति के सुझाव के आधार पर जो है संसद ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन किया, जिसका उद्देश्य सहकारी बैंकों के जो है कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए आरबीआई को जो अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करना था। तो इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संसद के द्वारा संशोधन किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से संशोधन के बाद आरबीआई को जो है इस संबंध में जो अधिक शक्तियां प्रदान की गई। तो इस प्रकार शहरी सहकारी बैंकों में संशोधन किया गया। जैसे अब हम इन सुधारों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या सुधार किया गया। पहला सुधार है प्रबंधन संबंधी सुधार है। तो पहला प्रबंधन संबंधी सुधार भी यह है कि सहकारी बैंकों के जो निदेशक मंडल में सदस्यों की जो निदेशक मंडल में जो है कम से कम जो सदस्य होते हैं, कम से कम 51% सदस्यों के पास जो है लेखांकन, अर्थशास्त्र एंड कानून के मामले में जो है अधिक ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 51% सदस्यों को। तथा अगर जो है ऐसा नहीं होता है, अगर जो है उन 51% सदस्यों के पास ऐसी योग्यता नहीं होती, ऐसी क्षमता नहीं होती है, तो इस प्रकार जो आरबीआई जो निदेशकों को हटा सकता है इस स्थिति में। तो आरबीआई द्वारा जो प्रबंधकों की योग्यता एंड आवश्यक शर्तें निर्धारित की जाती हैं आरबीआई द्वारा। तो उसके जो है योग्यता एंड आवश्यक शर्तों को निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। एंड आरबीआई जो है चाहे तो ग्रामीण सहकारी बैंक के अध्यक्ष को जो अयोग्य होने की स्थिति में, अगर कोई अध्यक्ष योग्य नहीं है, बिना योग्यता के आधार पर नियुक्त हो गया है, तो उसके अयोग्य होने की स्थिति में उसे हटा सकता है तथा नए जो है व्यक्ति को उसके लिए नियुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण अधिकार आरबीआई को दिए गए। एंड आरबीआई जनहित में जो है सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल का जो सुपर सेशन बुला सकता है, मतलब प्रबंधन की जो सारी शक्तियाँ रही अपने हाथ में ले सकता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रबंधन से संबंधित अधिकार जो है आरबीआई को दिए गए। दूसरा है ऑडिट एंड वाइंड अप संबंधी सुधार। तो सहकारी बैंकों का जो है ऑडिट आरबीआई द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर ऑडिट
किया जाता है, किया जाएगा। अतः यह जो है प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लागू होगी, नहीं तो जो है इससे जो है आरबीआई के नियमों का जो अगर उल्लंघन किए जाने पर जो है इसके सीधा मामला जो है सरकार के पास जा सकता है। तो सरकारी बैंकों के जो वाइंड अप की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी करने के लिए आरबीआई को जो है कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि जो है वे जो इन बैंकों की जो रख रखाव होती है, इनके साख का जो बैलेंस शीट होता है उसके जो है वाइंड अप संबंधी जो सुधार है उस पर जो है कई महत्वपूर्ण अधिकार आरबीआई को दिए गए। एंड नेक्स्ट है शेयर सिक्योरिटी संबंधी सुधार। तो जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंकों को जो है शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार नहीं था पहले, लेकिन जिसके कारण जो है ये बैंक जो है अपनी पूंजी की जो है समस्या से पीड़ित हो पूंजी की समस्या से पीड़ित हो जाते थे। तो इसीलिए इस अधिनियम में संशोधन करके बैंकों को जो है शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, ताकि ये जो है अपनी पूंजी एकत्रित करने की क्षमता में वृद्धि कर सकें और अधिक विकास अपनी संरचना को अधिक मजबूत बना सकें। और जो है कुछ मॉरेटोरियम संबंधी सुधार भी इसमें बनाए गए, जैसे कि आरबीआई जो है सहकारी बैंकों को मॉरेटोरियम में रखे बिना उनके जो है पुनर्गठन की योजना बना सकता है, क्योंकि मॉरेटोरियम में बैंकिंग गतिविधियाँ बाधित हो जाती हैं। मॉरेटोरियम मतलब समयावधि का विस्तार करना, मतलब उनके कार्यप्रणाली पर ब्रेक लगा देना या फिर उनके कार्यप्रणाली पर ब्रेक लगा देना, तो इसी को मॉरेटोरियम कहते हैं। तो ये जो मॉरेटोरियम की स्थिति होती है इससे सुधार किया गया कि आरबीआई जो है बैंकों को बिना मॉरेटोरियम में रखे बिना ही उनके पुनर्गठन करने की योजना बनाने का अधिकार आरबीआई को दिया गया। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण सुधार जो है इसमें किए गए, शहरी सहकारी बैंकों में किए गए। इस शहरी सहकारी बैंकों में कुछ अन्य सुधार भी किए गए, जैसे कि पहला ये सुधार किया गया है कि इन बैंकों को जो है स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। और आरबीआई द्वारा जो है इन बैंकों को आरबीआई द्वारा जो है सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के आधार पर जो इनको कई संरचना में बांटा गया, कई स्तरों में बांटा गया, जैसे कि पहला है टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। तो 4 प्रकार के टियरों में जो है इन बैंकों की संरचना यानी कार्यप्रणाली के आधार पर जो है इनको बांटा गया। जैसे कि टियर 1 में उन बैंकों को रखा गया है जिनका जो है जिनका जो है 100 करोड़ रुपए तक जमा प्राप्त करने वाले बैंक। तो 100 करोड़ रुपए तक के जो है जमा प्राप्त करने वाले जो बैंक है वो टियर 1 में रखे गए। 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक के जमा प्राप्त करने वाले बैंक टियर 2 में रखे गए। एंड 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक के जमा प्राप्त करने वाले बैंक टियर 3 में रखे गए। एंड 10,000 करोड़ से जो है अधिक के जमा प्राप्त करने वाले बैंक जो है टियर 3 में रखे गए। टियर 4 में रखे गए 10,000 करोड़ से अधिक के जमा प्राप्त करने वाले बैंक। तो इस प्रकार बैंकों को कैटेगराइज किया गया। तो इस प्रकार जो है बैंकों को कैटेगराइज करने का कार्य किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाबार्ड है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहते हैं। जैसा कि मैंने विकास बैंक की कैटेगरी में पढ़ाया था कि कृषि विकास से संबंधित जो कार्य हैं वो नाबार्ड द्वारा किया जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को शिव रामन समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है की गई। इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो विभिन्न जो वित्तीय समस्याएं होती हैं उन वित्तीय समस्याओं के माध्यम से जो है इनको साख सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। तो वित्तीय सुविधाओं यानी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं देने का जो कार्य होता है, साख सुविधाएं देना का कार्य जो है ग्रामीण विकास बैंकों को करने का कार्य नाबार्ड द्वारा किया जाता है। तो ये भारत सरकार एवं आरबीआई के जो है सहायता से कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो है एक विकास बैंक के रूप में जो है कार्य करता है। और नाबार्ड द्वारा जो है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि के माध्यम से जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये सभी जो बैंक होते हैं, इन सभी बैंकों पर जो नियंत्रण रखने का अधिकार जो होता है वो नाबार्ड का होता है। तो नाबार्ड इन सभी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो है के विकास करने पर ध्यान केंद्रित करता है, उनको जो वित्तीय सुविधाएं प्रदान करवाता है। तो ये विकास बैंक के रूप में जो है नाबार्ड कार्य करता है, जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का कार्य इसको सौंपा गया है।
तो नाबार्ड की ये भूमिका होती है कि ग्रामीण विकास से संबंधित जो बैंक होते हैं उन सभी बैंकों को जो है ट्रीट करें। उन सभी बैंकों को अगर विकास में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उनको वो जो है वो सुविधा उपलब्ध कराएं। तो नेक्स्ट है भुगतान बैंक है, पेमेंट बैंक। तो संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने में तथा वंचित वर्ग को जो आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है भुगतान बैंक की शुरुआत की गई, ताकि जो है वंचित जो वर्ग हैं उनको जो आर्थिक विकास की जो मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और यह जो है बैंक जो है भुगतान बैंक ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने में जो है ध्यान केंद्रित करता है। पहला ये है कि ये ग्राहकों को जो है लघु बचत खाते रखने की सुविधा देता है, ताकि बैंक जो है अपनी बैलेंस शीट को, अपनी पूंजी को जो है एक लघु समय तक जो है किसी खाते में सुरक्षित रख सके। और ये प्रवासी श्रमिकों तथा निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों तथा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को जो है धन हस्तांतरण करने की सुविधा देता है। ये मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया गया, ताकि और जो प्रवासी श्रमिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं और जो पिछड़े हुए लोग हैं, निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं, इनको जो है धन के हस्तांतरण के मतलब धन निकालने की, धन अपने अपने पैसे जमा करने की एंड जब मन तब निकालने की, यानी धन हस्तांतरण की, धन ट्रांसफ़र की जो है सुविधा देने का, उपलब्ध कराने का जो है कार्य भुगतान बैंक का था। तो भुगतान बैंक की विशेषताएं क्या हैं, इसकी गतिविधियां क्या हैं। तो भुगतान बैंक जो है यह जमा स्वीकार कर सकता है तथा प्रारंभ में जो है प्रति व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए तक की जो है जमा स्वीकार करने का अधिकार इसको होता है। तो ये जमा स्वीकार कर सकता है, और यह डेबिट कार्ड भी जारी कर सकता है। लेकिन इसे ऋण देने का अधिकार नहीं होता है, ऋण देने की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए जो क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता है भुगतान बैंक। तो यह जो भुगतान बैंक को जो है आरबीआई के नियमानुसार जो है CRR को रखना होता है, CRR एंड SLR को रखना होता है। मैंने CRR बताया था, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि कुछ बैंकों को जो अपने NDTL का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। तो इसीलिए जो CRR को रखना जरूरी होता है भुगतान बैंकों को। और यह इन बैंकों के लिए अनिवार्य होता है कि अपने निवल देवताओं का लगभग 75% जो हिस्सा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करें। तो इनके लिए अनिवार्य होता है कि अपने जो है अपने NDTL का, अपने पूंजी का लगभग 75% जो हिस्सा है इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना होता है। तो इस प्रकार भुगतान बैंकों की ये स्थिति होती है, पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो लघु वित्त बैंक जो होते हैं आरबीआई द्वारा जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनकी स्थापना किया गया, इनको लाइसेंस दिया गया आरबीआई द्वारा। तो पहला इनको लाइसेंस देने का उद्देश्य ये था कि बचत माध्यम की प्रवृत्ति में बचत माध्यमों का प्रावधान किया जा सके, ताकि बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। दूसरा है छोटी इकाई, सीमांत एवं लघु किसान, सूक्ष्म उद्यम, असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं, आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम लागत में जो है ऋण उपलब्ध कराना है। तो इन सभी क्षेत्रों, सभी कैटेगरी में जो है कम ब्याज दर पर, कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने का जो कार्य होता है लघु वित्त बैंकों का होता है। और लघु वित्त बैंक जो है वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को जो है पूरा करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जो है लघु वित्त बैंक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देते हैं और उनमें सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो लघु वित्त बैंकों का जो है शुरू करने का, इनको लाइसेंस देने का उद्देश्य यही था कि कम ब्याज दर पर जो है लोगों को ऋण दिया जा सके। लघु वित्त बैंक की गतिविधियां क्या होती हैं। तो ये बैंक जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं तथा उनको जो है ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। और इनके द्वारा जो है
इनके जो द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें जो है वंचित वर्गों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। जो हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उन पर जो है उनको अधिक प्राथमिकता देता है लघु वित्त बैंक। तो ये जो है वंचित वर्गों को ऋण देने में अधिक प्राथमिकता देने का कार्य जो है इसका होता है। एंड इन्हें जो है CRR एंड SLR की जो नियमों का जो पालन होता है वो करना होता है, क्योंकि ये जो है बैंकिंग के से जुड़े होते हैं, बैंकिंग के सभी कार्य करते हैं, इसलिए जो इनको CRR एंड SLR रखना अनिवार्य होता है। एंड इन बैंकों को अपने रिजर्व का, अपने निवल ऋण का न्यूनतम जो हिस्सा है 75% जो हिस्सा है वह प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने में किया जाना अनिवार्य होता है। तो इनका ये होता है कि अपने निवल देवताओं का, अपने निवल ऋण का 75% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने में करेंगे, ना कि बड़े क्षेत्रों में। प्राथमिकता क्षेत्र में ये आ जाता है अनौपचारिक क्षेत्र में करने वाले लोग, वंचित वर्ग, निम्न आय वर्ग वाले लोग, लघु एवं सीमांत किसान। तो इस कैटेगरी के सभी प्राथमिकता क्षेत्र वाले लोगों को जो है ऋण देने 75% अपने ऋण देने का अधिकार जो है कार्य जो है अनिवार्य होता है लघु वित्त बैंकों को। और इनके जो ऋण देने का जो आधार होता है वह ऋण देने का 25 लाख रुपए 50% हिस्सा जो होता है वह 25 लाख रुपए तक के ऋणों का होना चाहिए। तो इस प्रकार जो पेमेंट बैंक को प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया गया था, भुगतान बैंक को प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसमें जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम दिया गया। तो हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को शुरू करने का अधिकार जो है यह RBI द्वारा जो है केंद्रीय बैंक RBI द्वारा जो भारतीय डाक को भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया गया। तो भारतीय डाक को भुगतान बैंक का लाइसेंस दे दिया गया और इसका 100% जो सरकार, इसका 100% जो स्वामित्व है वह सरकार का है। तो ये जो है 100% स्वामित्व वाली सरकार की संस्था है और इसीलिए भारतीय डाक का विशाल नेटवर्क और जो है इस पर विश्वास, ग्राहकों का विश्वास होने की वजह से यह सबसे भरोसेमंद संस्था के रूप में बाहर निकल कर आई, क्योंकि जो है भारतीय डाक भुगतान बैंक की जो है अधिक सशक्त लोगों को जो है अपने बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में जो अधिक सशक्तता से जो है कार्य करने का कार्य करता है। तो इस माध्यम से जो है निम्नलिखित सुविधाएं जो है ग्राहकों को प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों का विश्वास जो इस पर बना रहता है। इसीलिए जो है यह ग्राहकों का जो है बहुत अधिक भरोसेमंद जो है संस्था के रूप में सामने आती है। और पहला जो है इसमें मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं देने का कार्य करती है, जिससे ग्राहकों को अधिक से अधिक उनको मूलभूत जो सुविधाएं होती है बैंक से संबंधित, जो सामान्य जो सुविधाएं होती है वो देने का कार्य करता है। और ये घरेलू स्तर पर जो है धन हस्तांतरण की भी सुविधा देता है, ताकि लोग जो है अपने घरेलू स्तर पर घर बैठे जो है मतलब अपने घर से भी अधिक दूरी पर ना जाकर जो है धन के आवागमन कर सकें, धन को निकाल सकें एंड डाल सकें। तो इस प्रकार तीसरे पक्ष के द्वारा जो है समय जमा एवं ऋण की सुविधा भी देने का कार्य करता है। तो इसीलिए जो है भारतीय डाक भुगतान बैंक एक जो भरोसेमंद संस्था के रूप में सामने आई, क्योंकि जो ये लोगों से संबंधित सामान्य यानी कि मूलभूत उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित जो स्थानांतरण की सुविधा थी वो देने में अधिक सफल रहा और लोग इस पर अधिक भरोसा जता पाए, क्योंकि ये जो है हर गाँव में मौजूद होने लगा भारतीय डाक भुगतान में। इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। पहला जो है आधुनिक आधारभूत संरचना का अभाव होता है इसमें, एंड क्योंकि जो है इनमें पूंजी की कमी होती है, जिससे जो आधुनिक संरचना को अपना नहीं पाते हैं। इसलिए जो इनके जो ऑफिस होते हैं, इनके जो कार्यालय होता है वो अधिक पिछड़ा हुआ होता है, मतलब बहुत साफ सफाई नहीं होता है। वैसे ही जाए मतलब इनके जो है ऑफिस कार्यालय का भी विकास नहीं हो पाता है, मतलब इनके पास आधारभूत संरचना का अभाव होता है। और ये इनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या का भी अभाव होता है, क्योंकि इसमें अधिक प्रशिक्षित एंड अनुभवी कर्मचारी नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, जिससे जो है इसके कार्यप्रणाली में जो है अधिक लचीलापन देखने को मिलता है। तो पूंजी के अभाव के कारण जो है निजी क्षेत्र से जो है ये कठोर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इसीलिए इनका मेन जरिए यही होता है कि इनमें जो पूंजी का अभाव देखा जाता है। तो पूंजी के अभाव होने से ये आधुनिक आधारभूत संरचना को अपना नहीं पाते हैं, इसीलिए जो इनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या का अभाव देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार जो है भारतीय डाक भुगतान बैंक से संबंधित जो है ये महत्वपूर्ण चुनौतियाँ देखने को मिलती है, जिसको दूर करने के लिए सरकार जो अधिक तत्पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसमें 100% जो स्वामित्व होता है इसमें सरकार का होता है। इसीलिए जो है सरकार का ये दायित्व यानी कर्तव्य बन जाता है कि वे जो इस बैंक को आधुनिक आधारभूत संरचना से परिपुष्ट करें, आधुनिक आधारभूत संरचना को इसको प्रोवाइड करें, ताकि ये बैंक जो अधिक विकसित एंड अधिक प्रशिक्षित कर्मचारियों से परिपूर्ण हो सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का आशय जो है ये है कि देश के जो है वंचित वर्ग को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जो है जोड़ना है। हमारे देश के जो वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्ग की कैटेगरी में आते हैं लोग, यानी कम जिनको हम समाज के सबसे पिछड़े हुए लोग, यानी उनके जाति के आधार पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं समाज में। तो उन व्यक्तियों को जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना होता है। तो इसके अंतर्गत जो उन व्यक्तियों को इसके अंतर्गत जो उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है, उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर संरचना का आधारभूत संरचना का एकदम अता पता ही नहीं है, उनको विकास की अर्थव्यवस्था से एकदम दूर है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था जो वित्तीय समावेशन समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने की प्रक्रिया है। तो वित्तीय समावेशन के माध्यम से समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको जो है समाज को वंचित वर्ग को वित्तीय समावेशन की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया होती है, और यह संसाधनों की गतिशीलता के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि बनी रहती है। हमारे संसाधन गतिशील रहते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर संसाधनों की गतिशीलता बनी रहेगी तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास हो पाएगा, रोजगार में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी। तो इसीलिए जो संसाधनों की गतिशीलता महत्व के लिए जो है वित्तीय समावेशन का विकास करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंतर्गत जो है ग्राहकों को जो है निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो वित्तीय समावेशन के माध्यम से जो है हमारे समाज के जो है ग्राहकों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि बचत करने के लिए जो है समान बैंक खाते की उपलब्धता प्रदान की जाती है, ताकि लोग जो है अपने घरों में पैसे न रख के बैंकों में जमा करें। तो इस प्रकार उनके पैसे बच सके। तो बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जो है सामान्य बैंक खाते आसान तरीके से जो है बैंक खाते खोलने की उपलब्धता दी जाती है, ताकि लोग जो अधिक आसानी तरीके से बैंक खाते खोलकर और हमारी आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा से जुड़ सकें। और दूसरा होता है सस्ती दर पर जो है निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को जो ऋण की सुविधा देना। तो वे उस प्रकार के व्यक्ति जो निम्न आय वर्ग में आते हैं, तो वे व्यक्ति निम्न आय वर्ग में आने की वजह से ही जो है वे जो है हमारी आर्थिक गतिविधि यानी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की धारा में से जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास वैसी पूंजी या उनके पास वैसी आय की क्षमता नहीं होती है ताकि वे जो है इससे जुड़ सकें। तो इसीलिए जो उनको जो है बहुत कम ब्याज दर पर यानी निम्न आय वर्गों को जो है बहुत अधिक सस्ती दर पर जो है ऋण की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि वे भी जो है इस गतिविधि का लाभ उठा पाएँ। तो समाज के वंचित वर्ग को जो मूलभूत वित्तीय सुविधाएं जैसे कि बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता प्रदान की जाती है, ताकि जो वे इसकी हमारे जो है ताकि वे जो है समावेशी विकास ताकि जो है इससे समावेशी विकास किया जा सके, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक विकास हो सके, ताकि हम एक विकसित देश बन सकें। तो यह काफ़ी सर्वमान्य है कि वित्तीय समावेशन के बिना जो है समावेशी विकास नहीं किया जा सकता है। समावेशी विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वित्तीय समावेशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जुड़े बिना वंचित वर्ग को जो है प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जुड़े बिना नागरिकों तक विकास की प्रक्रिया का जो है लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि अगर समाज के हर नागरिक प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से नहीं जुड़ेगा तो हम उसको कैसे हम उसको इस वित्तीय व्यवस्था का जो है जानकारी पहुंचा पाएंगे, कैसे वो जो है इसमें शामिल हो पाएगा, ताकि हम हमारा वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य पूरा करके हम समावेशी विकास कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो वित्तीय समावेशन जो है अर्थव्यवस्था की वितरण प्रणाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का वितरण प्रणाली जैसे मैंने बताया था कि संसाधनों का वितरण की समस्या बनी रहती है। तो संसाधनों का
उचित ढंग से वितरण नहीं किया जाएगा, उन वंचित वर्गों तक उसकी सुविधा नहीं दी जाएगी, उन वंचित वर्गों तक वितरण की सुविधा नहीं दी जाएगी, तो हमारा वित्तीय विकास कैसे हो पाएगा, वित्तीय समावेशन का विकास कैसे, हम लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये मान्यता है कि जब तक वित्तीय समावेशन नहीं किया जाएगा तब तक हमारा समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जो है निम्नलिखित वर्गों को लक्षित किया जाता है। जैसे कि पहला है सीमांत एवं भूमिहीन किसान को। सीमांत एवं भूमिहीन किसान को जो वित्तीय सीमांत एवं भूमिहीन किसान को, प्रवासी श्रमिक को, समाज का कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति, तो इन प्रकार के जो है व्यक्तियों को जो है हम वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जो है लक्षित करते हैं, लक्ष्य रखते हैं कि इन अगर व्यक्तियों का विकास कर सके, अगर हम इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों को हम वित्तीय व्यवस्था से जोड़ पाएँ तभी हमारे वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। तो इस प्रकार वित्तीय समावेशन के लिए जो निम्नलिखित संस्थाओं की भी भूमिका हो सकती है। जैसे कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें जो कई संस्थाएं जो हमें सहायता दे सकती हैं। पहला जो है बैंकिंग संस्थाएं में आ जाएगा। बैंकिंग संस्था में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक एंड बैंक, साथ ही भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो इस प्रकार जो है बैंकिंग संस्थाएं जो हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता कर सकती है। दूसरा है बीमा कंपनियां एंड तीसरा जो है NBFC। अभी मैं आगे NBFC के बारे में बताऊंगी। तो इस प्रकार जो है हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंकिंग संस्थाएं भी हमारे सहायता कर सकती हैं। तो इस प्रकार जो वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य है हमारा तभी पूरा हो पाएगा जब हम समाज के हर ऐसे व्यक्ति को, जब तक हम वित्तीय व्यवस्था से जोड़ पाएँ, क्योंकि जो है अभी वर्तमान समय पे अभी आज भी समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। तो वो व्यक्ति जो कि हमारे आर्थिक विकास यानी वित्तीय व्यवस्था से अधिक पिछड़े हुए हैं, जिनके पास एक बैंक खाता तक नहीं है, तो उनको बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार जो वित्तीय समावेशन के लाभ भी देखने को मिलते हैं। अगर वित्तीय समावेशन किया जाता है तो इसका लाभ किसको किसको मिलता है। तो पहला तो इसका लाभ ग्राहकों को लाभ होता है। पहला तो इसका लाभ ग्राहक को होता है। ग्राहक को कैसे होता है? पहला ग्राहक को ये होता है कि इससे जो है ग्राहक की बचत की प्रवृत्ति में सुधार होता है। ग्राहक अपने पैसों को बैंक में सुरक्षित रखता है, जिससे उसकी बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है और उसके जो है ब्याज के माध्यम से उसके आय में वृद्धि होती है। ये कैसे होता है? क्योंकि जब हम बैंकों में पैसा रखते हैं तो बैंक हमें वार्षिक आधार पर उस पैसे पर ब्याज देते हैं। तो वो जो ब्याज देते हैं वो हमारे लिए लाभ हो गया। तो वो ब्याज के माध्यम से लाभ अर्जित करते हैं ग्राहक एंड जमा, ऋण, बीमा, पेंशन आदि मूलभूत सुविधाएं जो है उनको वित्तीय समावेशन से मिलती है ग्राहकों को। पहला तो इससे ग्राहकों को लाभ होता है। दूसरा जो होता है वित्तीय संस्थाओं को लाभ होता है। जैसे कि वित्तीय संस्थाओं के साख सृजन करने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे वे जो है अपने साख सृजन की क्षमता में अधिक अच्छे ढंग से विस्तार कर पाते हैं, जिससे वो लोगों का विकास कर सके, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकें। दूसरा, इनके लाभ में वृद्धि होता है वित्तीय संस्थाओं के एंड जो है इनके व्यापार करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो है इससे जो है वित्तीय संस्थाओं को भी लाभ होता है वित्तीय समावेशन से एंड इसका जो अर्थव्यवस्था एंड सरकार को भी लाभ होता है। कैसे होता है? पहला अर्थव्यवस्था एंड सरकार को लाभ कैसे होता है? तो संसाधनों की गतिशीलता में सुधार होता है। वित्तीय समावेशन से संसाधनों की गतिशीलता में सुधार, जैसे मैंने बताया था अभी, अगर वित्तीय समावेशन सही ढंग से हो पाया तो उससे हमारे समाज में संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी। संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि होने से हमारे देश का आर्थिक समृद्धि दर यानी अर्थव्यवस्था के विकास पर भी ध्यान केंद्रित होगा एंड रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे बचत दर एंड निवेश में भी वृद्धि होगी। सरकार के बचत होगी एंड निवेश में वृद्धि होगी एंड उत्पादन एवं रोजगार की क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे जो है बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा एंड इससे जो है कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाया जा सकेगा वित्तीय समावेशन से। और इससे जो है वितरण प्रणाली में पारदर्शिता होगी। संसाधनों के वितरण को लेकर जो है पारदर्शिता होगी। अधिक पारदर्शी ढंग से जो है संसाधनों का वितरण समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सकेगा
एंड इससे जो है अनावश्यक खर्च में भी कटौती होगी। सरकार जो अनावश्यक रूप से खर्च करती है उसमें भी कटौती होगी। तो वित्तीय समावेशन से अर्थव्यवस्था या फिर सरकार को लाभ होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ होता है। एंड नेक्स्ट है वित्तीय व्यवस्था को लाभ। तो वित्तीय समावेशन करने से हमारे वित्तीय व्यवस्था को भी लाभ होता है। कैसे होता है? असंगठित वित्तीय बाजार का संकुचन होता है। असंगठित वित्तीय बाजार की जो व्यवस्था है उसमें कमी आती है। मैंने बताया था संगठित बाजार एंड असंगठित बाजार। तो असंगठित बाजार जैसे कि सेठ और साहूकार, असंगठित बाजार का संकुचन होता है और संगठित बाजार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है ग्राहकों को। तो हमारी वित्तीय व्यवस्था को लाभ ये होता है कि संगठित मुद्रा बाजार को बढ़ावा मिलता है एंड असंगठित मुद्रा बाजार का संकुचन होता है। तो इसीलिए वित्तीय समावेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वित्तीय समावेशन से जो हमारे संस्था, ग्राहक, सरकार एंड वित्तीय व्यवस्था सभी को लाभ होता है। तो इस प्रकार वित्तीय समावेशन का मापन भी किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन को मापने के लिए वित्तीय व्यवस्था में जो है वंचित वर्ग की भूमिका को मापा जाता है। तो यदि वंचित वर्ग को जो है वित्तीय व्यवस्था में भूमिका बढ़ती है, तो अगर वंचित वर्ग की भूमिका वित्तीय व्यवस्था में बढ़ती है तो माना जाएगा कि वित्तीय समावेशन हो रहा है, वित्तीय समावेशन उचित ढंग से हो रहा है। एंड तो उस स्थिति में जो है वित्तीय समावेशन का विस्तार कहा जाएगा अगर वंचित वर्ग वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है तो। और हाल ही में जो है आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक भी जारी किया, जिससे जो है वित्तीय समावेशन का जो उचित ढंग से मापन किया जा सके कि कहाँ तक जो है वित्तीय समावेशन हो पाया है, समाज का कौन सा किस क्षेत्र के वर्ग जो है वित्तीय व्यवस्था से जुड़ पाए हैं। तो इस प्रकार अगर समाज का वंचित वर्ग वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है, समाज का हर वंचित वर्ग अगर वित्तीय व्यवस्था से जुड़ जाता है तो हम मानेंगे कि हाँ वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। तो वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ क्या होती हैं? पहला तो वित्तीय समावेशन की चुनौती ये होती है कि इसमें अत्यधिक जनसंख्या होती है एंड वित्तीय साक्षरता का अभाव होता है एंड वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रिया होती है जिसको पूरा करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है एंड सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आधारभूत संरचना का अभाव होता है। तो इस प्रकार की जो है चुनौतियाँ जो होती हैं वित्तीय समावेशन में देखने को मिलती है, क्योंकि जो है इसमें ऐसे ग्रामीण क्षेत्र मौजूद होते हैं जिनका जो विकास की दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए होते हैं, तो उनको विकास की धारा में जोड़ना आसान काम नहीं होता है। तो इस प्रकार वित्तीय समावेशन के लिए कुछ प्रयास भी किए गए सरकार द्वारा। तो वित्तीय समावेशन के लिए पहला प्रयास सरकार का ये रहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया, जिसके माध्यम से इस योजना के माध्यम से बहुत ऐसे लोग जो हैं बैंकिंग खाते से जुड़े। तो बैंक खाते खोले लोगों ने बहुत करोड़ों, 100 करोड़ से 200 करोड़ लोगों ने बैंक खाते खोले, जिससे जो है ये माना गया कि हाँ लोग समाज का बहुत वंचित वर्ग जो है बैंक खाते खोले, जिससे ये लगा कि वित्तीय व्यवस्था से जो है समाज का हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया भारतीय प्रधानमंत्री जनधन योजना से। दूसरा जो है आरबीआई द्वारा नए बैंकों को लाइसेंस दिया गया, ताकि नए बैंकों का गठन करके जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का कार्य किया जा सके। एंड वित्तीय साक्षरता एंड वित्तीय शिक्षा नीति पर अधिक ध्यान दिया गया, ताकि लोगों को वित्त के मामले में शिक्षित किया जा सके, वित्तीय साक्षरता दी जा सके, ताकि वो जो वित्तीय व्यवस्था से जुड़ सकें और बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकें। तो इसलिए जो है नेक्स्ट है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर। तो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में जो है वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव के कारण समय पर जो है पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार पर्याप्त समय में पर्याप्त साख सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण जो है न केवल क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, बल्कि समावेशी विकास भी वंचित होता है, समावेशी विकास भी बाधित होता है। तो इसीलिए जो है समाज का हर वंचित वर्ग जो है इससे पिछड़े हुए हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है व्यवस्था के समाधान के लिए आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर की शुरुआत की। इसके अंतर्गत जो प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को प्रत्येक अनुसूचित वार्षिक बैंक को जो है अपने ऋण का जो है 40% जो हिस्सा है 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी में अनिवार्य कर दिया गया। जैसे मैंने बताया था कि बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वो अपने ऋण का जो 40% जो प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य होता है।
तो इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए यह मात्रा न्यूनतम जो है 75% रखी गई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एंड लघु वित्त बैंकों के लिए मात्रा 75% एंड जो है सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मात्रा 40% की रखी गई। तो इसलिए जो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जो है निम्न समूहों को शामिल किया गया। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि क्षेत्र आ जाता है, सीमांत एवं लघु किसान, सूक्ष्म उद्यम, समाज का कमजोर वर्ग, शिक्षा ऋण, आवासीय ऋण, नवीनीकृत ऊर्जा एंड जो है उद्यमशीलता। तो इस कैटेगरी के आने वाले इन सभी को जो है हम प्राथमिकता क्षेत्र मानते हैं और इन क्षेत्रों को ही ऋण देना जो है बैंकों के लिए अनिवार्य है। तो ये जो सभी इन सभी व्यवस्था के कारण जो बैंक अपने मूलभूत वाणिज्यिक उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अतः आरबीआई जो इस संदर्भ में एक नई व्यवस्था प्रारंभ की, जिसे जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो ये जो बैंकों के लिए 40% उधारी दर अनिवार्य कर दिया गया था प्राथमिकता क्षेत्र के लिए। तो कई बैंक जो इसको पूरा नहीं कर पाते थे, तो इसी समस्या के समाधान के लिए आरबीआई ने जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट जारी किया। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट जो वे बैंकों जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का लक्ष्य जो है पूरा नहीं किया है, वे जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट खरीद कर जो है उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो जो बैंक जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी को जो है अपने निश्चित लक्ष्य से अधिक पूरा कर लिया है, माना कोई बैंक 40% का लक्ष्य रखा गया है तो 50% या 60% का लक्ष्य पूरा कर, मान लो 60% का लक्ष्य 60% तक प्राथमिकता क्षेत्र में उधारी दे चुका है, तो 20% का प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। और वो 20% का जो सर्टिफिकेट है, कोई दूसरा बैंक जो कि अपने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का मात्र 20% पूरा कर पाया है, तो वो इस सर्टिफिकेट को खरीद लेगा, जिससे उसके जो प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने का जो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और इस बैंक ने जो अधिक प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने में लगा दिया है, इसको वापस इसके जो पूंजी पर्याप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो है प्राथमिक क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट जारी किया गया, ताकि जो है इस समस्या से जो है बैंकों का समाधान किया जा सके। तो इस परिणाम स्वरूप जो है इससे जो क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में जो है काफ़ी सुधार देखने को मिला। तो इसे उधार देखने को मिला। तो इस प्रमाण पत्र को खरीद बिक्री का नियमन जो है आरबीआई द्वारा किया जाएगा। जो प्रमाण पत्र निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृषि, सीमांत किसान, सूक्ष्म उद्यम एंड सामान्य। तो ये 4 प्रकार के जो प्रमाण पत्र 4 प्रकार से जारी किए जाते हैं, जिनको जो है जो बैंक अपने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं, वे इस प्रमाण पत्र को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है एनबीएफसी मैंने बताया था एक वित्तीय संस्था है, जो वित्तीय संस्था के रूप में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहायता करती है। तो एनबीएफसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। तो ये कंपनियां जो होती हैं, जो सामान्यतः बैंकिंग का कार्य नहीं करती हैं, परंतु ग्राहकों को जो है वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करती हैं, तो इसीलिए एनबीएफसी कहलाती हैं। तो ये जो एनबीएफसी होती हैं, आरबीआई के अनुसार जो है एनबीएफसी वह कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य करती है, तथा यह जो है ऋण, बीमा, व्यापार, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, चिट फंड आदि की सुविधाएं जो है आदि के कार्यों में संलग्न होकर जो आदि की सुविधाएं प्रदान करती है ग्राहकों को। इसमें वे कंपनियां शामिल नहीं होती हैं जो होती हैं जिनका मुख्य व्यापार जो है कृषि क्षेत्र, उद्योग अथवा वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित होता है। तो इन कार्यों से संबंधित जो कंपनियां होती हैं उसमें वे एनबीएफसी में शामिल नहीं होती हैं। तो सामान्यतः एनबीएफसी का नियमन जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है, तथा यद्यपि इसमें जो क्षेत्रीय नियामकों के दिशा निर्देश जो लागू होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो एनबीएफसी जो है वाणिज्यिक बैंकों से लीड लेता है और ये जो इसको वंचित वर्गों तक जो है पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है एनबीएफसी एक जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में कार्य करता है, क्योंकि जो है ये वाणिज्यिक बैंकों से ऋण तो लेता है, लेकिन उस ऋण का उपयोग जो है वंचित वर्गों के सहायता के लिए, वंचित वर्गों के विकास में जो है प्रयोग करता है। तो एनबीएफसी की भूमिका, नेक्स्ट टॉपिक है एनबीएफसी की भूमिका। तो
तो एनबीएफसी की भूमिका क्या होती है? तो यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट जमा स्वीकार नहीं कर सकता है, और यह जो है चेक भी जारी नहीं कर सकता है, और यह जो जमा बीमा योजना एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। तो इसलिए जो एनबीएफसी के कुछ भूमिकाएं होती है, कुछ इसके अवरोध होते हैं। तो एनबीएफसी जो है न केवल वित्तीय समावेशन में सहायता करती है, बल्कि यह जो है शैडो बैंकिंग के माध्यम से जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहयोगी होती है। तो मैंने बताया था शैडो बैंकिंग की परिभाषा क्या होती है। शैडो बैंकिंग वे बैंक होते हैं जो बैंकिंग का कार्य तो करते हैं, लेकिन इनको बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है, बैंकिंग के नाम से इनको नहीं जाना जाता है, बैंकिंग का अधिकार इनको नहीं प्राप्त होता है। तो सामान्यतः जो एनबीएफसी दो प्रकार के होते हैं, एनबीएफसी डिपॉजिट एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट। तो हमने एनबीएफसी के बारे में पढ़ा। एनबीएफसी होता है एक P2P पीयर टू पीयर। तो एनबीएफसी जो वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ऋण ले सकता है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से ऋण ले सकता है, उसी को हम P2P उधारी कहलाती है, उसी को हम पीयर टू पीयर उधारी कहते हैं। यह असुरक्षित ऋण की श्रेणी में आता है, क्योंकि P2P जो है क्राउड फंडिंग का माध्यम है। इसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जो है ऋण लिया जाता है एंड दिया जाता है। तो ये काफ़ी असुरक्षित की स्थिति आ जाती है, क्योंकि ये जो हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है यह काफ़ी सुरक्षित है। इसीलिए जो एनबीएफसी P2P जो है काफ़ी असुरक्षित हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो ऋण दिया जाता है। तो एनबीएफसी P2P की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ऋण पर जो है अदा की जाने वाली ब्याज दर का जो निर्धारण जो है, ऋण पर जो ब्याज दर दिया जाता है करने का अधिकार होता है कि किस ब्याज दर पर ग्राहकों को ऋण दिया जाएगा, उसका जो ऋणदाता के माध्यम से जो आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। तो जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है वो ऋण लेने वाले व्यक्ति से सहमति लेता है, आपसी सहमति दोनों करते हैं, जिस आधार पर जो ये ऋणदाता जो है ग्राहक को ऋण देता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ऋणदाता से जो है शुल्क वसूलता है। एंड एनबीएफसी P2P जनता से जो जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, और यह संस्था जो है ऋणदाता को ऋण वसूलने संबंधी जो है गारंटी प्रदान नहीं कर सकती है कि वो अगर कोई ग्राहक ऋण ले लेता है और ऋण नहीं चुकाता है तो उस पर उसको ये भी अधिकार नहीं होता है कि ग्राहक के से जो है ऋण वसूल सकता है जैसे मन तैसे। तो उसको ये भी अधिकार नहीं होता है। धन का हस्तांतरण जो है बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब जैसे हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में धन का हस्तांतरण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर इसमें भी धन का हस्तांतरण किया जाएगा। एंड ऋण की अधिकतम अवधि जो है 36 महीने की हो सकती है, और किसी एक ऋणदाता के द्वारा विभिन्न ऋणियों को कुल 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है, और किसी एक ऋणी द्वारा विभिन्न ऋणदाताओं से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन लेने का अधिकार होता है। तो एनबीएफसी P2P के कुछ जो है कुछ इसके क्या बोलते हैं, कुछ इसके अवरोध होते हैं, कुछ इस पर प्रतिबंधित होता है, कुछ इस प्रतिबंध होते हैं, कुछ इसकी मान लो इसके कुछ नियम होते हैं प्रॉपर। तो एनबीएफसी जो होता है एक एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय संस्था से सुरक्षित एवं डिजिटल तरीके से ऋण की आवश्यकता हो, तो मतलब सुरक्षित ऋण की आवश्यकता हो, क्योंकि जो एनबीएफसी P2P तो असुरक्षित होता है। तो अगर सुरक्षित ऋण की आवश्यकता हो तो वह व्यक्ति वित्तीय संस्था से जो है उस व्यक्ति से संबंधित वित्तीय जानकारी एकत्रित की जाती है वित्तीय संस्था के द्वारा। और इस संदर्भ में एनबीएफसी जो है अकाउंट एग्रीगेटर सुरक्षित तरीके से कम लागत पर ही एक डिजिटल रूप से उस व्यक्ति को जो है वित्तीय जानकारी वित्तीय संस्था को उपलब्ध कराते हैं। तो जिससे जो है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर की सुविधा जो है सुरक्षित होती है, क्योंकि जो इसमें ग्राहकों का जो डाटा होता है वो सुरक्षित होता है। तो इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि यह कंपनी वित्तीय जानकारी को ग्राहकों की सहमति से ही साझा करती है। मतलब बिना ग्राहक की अनुमति से जो है यह उसके जो है किसी भी डाटा को, किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकती है। एंड यह संस्था डाटा को पढ़ एंड बेच भी नहीं सकती है। एंड यह डाटा पूर्णतः एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है।
और अर्थात यह व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षित होती है। इसके अंतर्गत ग्राहक के जो बैंक संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं, उसके टैक्स, उसके पेंशन, उसके बीमा, इन सभी से संबंधित जो डाटा होती हैं, जो वो सभी जो है आदि शामिल होते हैं। इसीलिए जो है जो संस्था होती है उस व्यक्ति के डाटा को पढ़ एंड बेच नहीं सकती है। तो एनबीएफसी के नियमन में सुधार भी किया गया। आरबीआई ने जो एनबीएफसी के नियमन में जो 4 स्तरीय नियामकीय ढांचा तैयार किया, जिसका उद्देश्य जो है इससे संबंधित जो एनबीएफसी में जो है सुधार करना था। तो आरबीआई ने जो है इसके वर्गीकरण में एनबीएफसी में व्याप्त जो रिस्क था उसको कम करने के लिए जो कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे एनबीएफसी की जो क्षमता में सुधार किया जा सका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं। तो बैंकों द्वारा जो है ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की वह अवधि, वह मात्रा जिसका न्यूनतम जो है जिसका भुगतान जो है 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि के लिए नहीं किया जा रहा हो, एनपीए कहलाता है। तो व्यापक अर्थ में एनपीए जो होता है इसको निम्नलिखित आधारों पर पहचाना जाता है। जैसे कि पहला है कि किस्त की राशि का भुगतान 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक नहीं किया गया हो, तो ये जो एनपीए की स्थिति बन जाती है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक फसल के लिए दिए गए ऋण जिसका भुगतान जो है 2 फसली मौसम तक भी ना किया गया हो, तो ये इसे एनपीए मानेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक फसल के लिए दिया गया ऋण जिसका 1 फसली मौसम तक भी भुगतान न किया गया हो, तो इससे एनपीए की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट की स्थिति में यदि ग्राहक का खाता 90 दिनों तक जो है असक्रिय हो, तो इसे हम एनपीए कहेंगे। तो इन सभी स्थितियों के आधार पर जो एनपीए की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, एसेट्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं: निष्क्रिय परिसंपत्तियाँ, निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ एंड गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ। तो आरबीआई ने जो है लोन अकाउंट को एनपीए बनने से पहले दबाव के आधार पर पहचानने के लिए उसने जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट को लाया, जिससे आरबीआई उन ग्राहकों को एनपीए बनने से पहले, उनके ऋण को एनपीए बनने से पहले उनको सूचित करती रहे। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट के जरिए जो आरबीआई उन ग्राहकों को सूचना देती रहती है। तो पहला है एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 आता है। इसमें मूलधन और ब्याज 30 दिनों तक ओवरड्यू हो मतलब 30 दिन हो गए हो। एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट, इसमें मूलधन और ब्याज जो 31 से 60 दिन तक हो गई हो, तो इसे स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट में रखा जाता है। जिसका मूलधन और ब्याज 61 से 90 दिन तक हो जाता है, इसे स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकंड में रखा जाता है। इस प्रकार 3 कैटेगरियों के माध्यम से आरबीआई जो है उन सभी ग्राहकों को सूचित करती है कि उनका ऋण एनपीए ना बन पाए। तो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है या परिसंपत्ति। यदि परिसंपत्ति 1 वर्ष तक एनपीए की श्रेणी में हो तो हम उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। एंड अगर डाउटफुल एसेट्स, यदि परिसंपत्ति 1 वर्ष से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड एसेट की श्रेणी में हो तो हम उनको डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। एंड लॉस एसेट्स, यदि परिसंपत्ति 36 महीने के बाद भी एनपीए की श्रेणी में हो तो हम उनको लेस एसेट्स कहते हैं। तो इस प्रकार जो ये एसेट्स के प्रकार होते हैं। एनपीए के कारण क्या होते हैं? एनपीए का पहला कारण ये है कि कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता। कृषि क्षेत्र में जो व्याप्त अनिश्चितता के कारण जो है किसानों को उनकी फसल का उचित रूप नहीं मिल पाता है। उनकी फसल का जिसका वो प्रेडिक्ट किए होते हैं कि उनकी इस फसल का उतना उनको पूंजी मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं मिल पाता है। तो इसके परिणामस्वरूप बैंकों के एनपीए में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में कभी ऐसे उतार चढ़ाव वाले मौसम आ जाते हैं जिससे कृषि क्षेत्र की वृद्धि, कृषि क्षेत्र में पूंजी की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिक समृद्धि दर में कमी। तो औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण उद्योगों की जो है आय बढ़ने लगती है।
इसलिए परिणामस्वरूप बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है, अर्थात औद्योगिक इकाइयों की जो है खराब बैलेंस शीट के कारण भी जो है खराब होने लगती है, जिससे जो है ट्विन बैलेंस शीट की समस्या देखने को मिलती है। तो इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र की खराब स्थिति के कारण भी जो है बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है, और सार्वजनिक क्षेत्र के जो है बैंकों के खराब प्रबंधन के कारण भी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, जिससे बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो देखने को मिलती है। तो किसानों की जो अतार्किक ऋण माफी उनमें लोन न चुकाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, जिससे एनपीए में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, लोक भोग लुभावन ऋण, टीजर लोन, वैश्विक मंदी आदि के कारण भी एनपीए में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो है और अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण भी आर्थिक इकाई के जो है लिक्विडेशन का जो समय होता है वो बढ़ जाता है, जिससे बैंकों के जो है एनपीए संचयी रूप में वृद्धि होने लगती है। तो इन सभी स्थितियों से जो है बैंकों के एनपीए में वृद्धि देखने को मिलती है। इससे बैंक दिवालिया तो नहीं होते हैं, लेकिन बैंकों की कुछ मात्रा में जो उनको हानि देखने को मिलती है। एंड वर्तमान जो हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है वो प्रबंधात्मक समाजवाद से प्रस्थान रहित पूंजीवाद की ओर बढ़ने की कगार पर है।